हेलो फ्रेंड्स, उषादीप एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस एकेडमी की स्थापना 2009 में इंश्योरेंस एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए की गई थी। हमारी एकेडमी भारतीय बीमा संस्थान मुंबई की एक्रेडिटेड लर्निंग सेंटर भी है। साथ ही साथ विभिन्न क्षेत्र में, वो चाहे पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज़ हों या प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज़ हों, जहाँ भी जैसी रिक्वायरमेंट होती है इंश्योरेंस एजुकेशन प्रोवाइड कराती है। बीमा क्षेत्र में होने वाले अधिकांश एग्ज़ाम्स के लिए गाइड बुक, क्लासरूम कोचिंग, वीडियो लेक्चर तथा ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट भी प्रोवाइड कराती है। मिस्टर AP श्रीवास्तव, जिन्होंने एकेडमी की स्थापना की और बराबर इंश्योरेंस एजुकेशन के प्रसार के लिए अपना नेतृत्व प्रदान करते रहते हैं। दिस इज़ माई सेल्फ RK श्रीवास्तव, और मेरी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी सर्विसेज से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराएं। वीडियो लेक्चर शुरू होने से पहले कुछ बातें आप लोगों को समझनी आवश्यक है। पहला ये कि वीडियो लेक्चर आप सुनते समय कोशिश करें कि PDF से जो भी कंसेप्ट है उसको समझें। PDF में हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसीलिए दिया गया है। साथ ही साथ आप पढ़ते चलें। अगर आपको साथ पढ़ने में दिक्कत होती है तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और जो वीडियो में कहा जा रहा है उससे PDF से पढ़ के और कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। यहाँ ये बताना आवश्यक है कि इसको याद करने की कोशिश मत कीजिए। याद करेंगे तो भूल जाएगा। इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक बार समझ लेंगे। बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और आप लोग चूँकि सर्वेयर फील्ड से हैं तो आप लोगों के लिए और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो एक बार अगर समझ लेंगे तो फिर आपको कभी नहीं भूलेगा। अगर कोई कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आता है तो उसको आप अलग से नोट कर सकते हैं और बाद में आप फ़ोन करके समय लेके और उसकी डाउट्स, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग सर्वेयर्स एग्ज़ाम का जो कंपलसरी सब्जेक्ट है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस एंड सर्वे एंड लॉस असेसमेंट को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला चैप्टर है चैप्टर 1, रिस्क एंड थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसमें कुछ टर्म्स ऐसे आते हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक बार यहाँ पे समझ लेंगे तो आगे फिर सारी चीज़ों को डिफाइन करने में, समझने में आसानी होगी। तो जो सबसे पहला टर्म आता है रिस्क। रिस्क क्या है? आप लोग अपने डेली लाइफ में भी, हम लोग भी देखते हैं कि कहीं भी कुछ होता है तो एक रिस्क का वर्ड का यूज़ बार बार होता है। तो रिस्क का यूज़ क्यों होता है? कहीं भी अगर जाना है तो अगर बाइक से जा रहे हैं तो बाइक से जाना है तो फिर हेलमेट यूज़ करते हैं। ड्राइवर जो बाइक चला रहा है वो अपने साइड से चलता है, प्रिकॉशन लेता है, स्पीड ज़्यादा नहीं रखता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि रिस्क है एक्सीडेंट हो जाने का। तो रिस्क एक्सीडेंट होने का है। तो एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा तो बाइक डैमेज हो सकती है। बाइक डैमेज होने के साथ साथ जो बाइक चला रहा है वो उसको इंजरी हो सकती है। उसके साथ तीसरा फैक्टर और है, किसी तीसरे पार्टी को, किसी थर्ड पार्टी को, जो पेडेस्ट्रियन है या जो पैदल जा रहा है या साइकिल से जा रहा है, उसको चोट पहुंच सकती है। तो ये सारी चीज़ें एक्सीडेंट के परिणाम हैं। पहले रिस्क है बाइक चलाने में, तो रिस्क को मिनिमाइज किया गया हेलमेट लगा के, साथ ही साथ स्पीड कंट्रोल करके, उसके साथ जो मोटरसाइकिल का ब्रेक वगैरह उसको ठीक रख के, तो वहाँ पे रिस्क मिनिमाइज हुआ। उसके बाद भी अगर रोड पे चलना है तो एक्सीडेंट होने की, दुर्घटना होने के चांसेस तब भी हैं, वो ख़त्म नहीं हुए हैं। तो रिस्क वहाँ पे क्या करेगा? मोटरसाइकिल डैमेज कर सकता है, इंजरी हो सकती है। तो एक तो रिस्क ये हो गया। दूसरा रिस्क आप समझें कि कोई भी बिजनेस करता है
तो वहाँ भी रिस्क है। वो बिजनेस शुरू करता है, बिजनेस में लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, वहाँ भी रिस्क है। तो ये सारी चीज़ें रिस्क जो है, जो भी पब्लिक है, जो भी लोग हैं, उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बार बार ये रिपीट होता रहता है। अब हम बुक से कवर करते हैं। द टर्म रिस्क है सेवरल मीनिंग। रिस्क के बहुत से अर्थ हैं। नंबर 1, इट मीन्स एक्सपोजर टू इवेंट्स विच कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। कुछ घटना या दुर्घटना घटने की संभावना हो सकती है। रिस्क का मतलब है कि कोई घटना घट सकती है, लेकिन उस घटना को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन उसको अनुमान लगाना कि कहाँ पे होगा, कैसे होगा, किसको चोट लगेगी, मोटरसाइकिल कितना डैमेज होगा, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो इट मीन्स एक्सपोजर टू इवेंट्स, घटना होने की संभावना है, लेकिन उसको अनुमान उसका नहीं लगाया जा सकता है। इट मीन्स एक्सपोजर टू डेंजर। डेंजर यानी खतरे को बताता है। रिस्क मीन्स कि खतरे को बताता है, खतरे की संभावना है। एक्सपोजर टू डेंजर, रिस्क का जब नाम लिया गया तो दैट मीन्स कि आगे कुछ खतरा है, उससे लॉस हो सकता है, नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट इज इट मीन्स चांस ऑफ बैड कॉन्सिक्वेंसेस। दूसरा अर्थ क्या है कि इसके बुरे परिणाम हो सकते हैं। रिस्क मीन्स कि अगर रिस्क, क्या रिस्क है? रिस्क ये है कि कोई बुरा परिणाम हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, या आग लग सकती है, या चोरी हो सकती है। तो ये सब क्या है? दे आर बैड कॉन्सिक्वेंसेज, ये खराब बुरे परिणाम है। इट इज एक्सपोजर टू इवेंट्स विच कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। तो वही जो पहले आया कि ये घटनाएं होने की, घटने की संभावना तो है, लेकिन एब्सोल्यूट सर्टेनिटी यानी उसकी निश्चितता की, कि निश्चित है कि घटना घटेगी, ऐसा नहीं अनुमान लगाया जा सकता है। मीनिंग ऑफ रिस्क, फ्यूचर अनसर्टेनिटी एज रिगार्ड्स फाइनेंशियल लॉस, यानी भविष्य की जो है अनिश्चितता है, किसके संबंध में? फाइनेंशियल लॉस के। फाइनेंशियल लॉस यानी वित्तीय हानि, पैसे का नुकसान। तो आप अभी जो हम आपसे बात कर रहे थे कि अगर मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट होगा और मोटरसाइकिल डैमेज होगी तो क्या नुकसान होगा? फाइनेंशियल लॉस होगा। अगर किसी तीसरे पार्टी को इंजरी हो गई तो वहाँ भी जो उसको इंजरी का पेन होगा, उसके साथ ही साथ फाइनेंशियल लॉस, उसको दवा कराना पड़ेगा। अगर फ्रैक्चर हो गया तो उसको फ्रैक्चर प्लास्टर बनवाना पड़ेगा। तो दे आर फाइनेंशियल लॉस। तो फ्यूचर अनसर्टेनिटी है। क्या आदमी क्या डरता है? रिस्क लेने में क्या डरता है? उसको लगता है कि फाइनेंशियल लॉस होगा। चोट तो लगेगी, पेन होगा, वो सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन उसके साथ साथ वित्तीय हानि भी होगी। तो इट मीन्स फ्यूचर अनसर्टेनिटी एज रिगार्ड्स फाइनेंशियल लॉस, वित्तीय हानि, फाइनेंशियल लॉस के संबंध में अनिश्चितता। तो इसको हम जोखिम का अर्थ या मीनिंग ऑफ रिस्क समझ सकते हैं। अब आते हैं टाइप ऑफ रिस्क। नंबर 1, बिजनेस रिस्क और स्पेकुलेटिव रिस्क और डायनेमिक रिस्क। बिजनेस रिस्क जैसे बात की कि कोई फैक्ट्री लगाता है या कोई दुकान खोलता है या बिजनेस करता है, तो वहाँ पे क्या है? वहाँ पे भी रिस्क है। रिस्क क्या है? लॉस होने का। उसने फैक्ट्री लगाई, लेकिन किसी कारण से जब प्रोडक्ट सेल हुआ तो उसमें उसको उतना मार्जिन नहीं मिल पाया, जिस रेट पे वो सेल करना चाहता था उस रेट पे नहीं सेल हुआ, तो वहाँ पे क्या हुआ? उसको लॉस हो गया। उसी तरीके स्पेकुलेटिव रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क क्या होता है? जो सट्टा टाइप का होता है, उसको मान लिया जाता है, इसको जैसे जुआ होता है, गैम्बलिंग होता है। तो दे ऑल आर स्पेकुलेटिव रिस्क। डायनेमिक रिस्क, गतिशील, जो रिस्क स्थिर नहीं रहता है, रिस्क जो है वो चेंज होता रहता है, रिस्क जो है वो चेंज होता रहता है। तो दे आर सेम रिस्क। तो ये बिजनेस रिस्क, स्पेकुलेटिव रिस्क, डायनेमिक रिस्क, ये इसके
प्रकार हैं, तीनों का मीनिंग सेम है। क्या हो सकता है? आउटकम ऑफ एन अकरेंस मे बी ए लॉस और प्रॉफिट। जो भी बिजनेस रिस्क है या स्पेकुलेटिव रिस्क या डायनेमिक रिस्क है, उसका परिणाम क्या होगा? अगर वो रिस्क घटित हो जाता है तो उसका परिणाम क्या होगा? आउटकम ऑफ एन अकरेंस मे बी ए लॉस और प्रॉफिट। फैक्ट्री लगाई गई, रिस्क लिया गया, तो रिस्क लेने में उसका परिणाम क्या होगा? या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। ये जरूरी नहीं है कि लॉस ही हो या प्रॉफिट ही हो, दोनों आउटकम, उसका परिणाम दोनों हो सकता है, या तो लॉस हो सकता है या प्रॉफिट हो सकता है। उसी तरीके से गैम्बलिंग में जो स्पेकुलेटिव रिस्क है, गैम्बलिंग में ये निश्चित नहीं है कि जो आदमी गैम्बलिंग करेगा उसको हमेशा लॉस होगा। देयर इज आल्सो ए चांसेस ऑफ विनिंग, उसको विनिंग के भी चांसेस हैं। तो ये सारे जो है, जहां पे जिस रिस्क में लॉस और प्रॉफिट दोनों होने के चांसेस हैं, दे आर नोन एज बिजनेस रिस्क आर स्पेकुलेटिव रिस्क आर डायनेमिक रिस्क। सेकेंड क्या बताता है? दीज रिस्क आर नॉट इंश्योरेबल। तो यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, जो इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? वो रिस्क को कवर करती है, जो भी रिस्क है उसको, लेकिन सारे रिस्क को नहीं कवर करती है, सारे रिस्क को नहीं कवर करती है। तो यहाँ पे जो ऐसे रिस्क जहाँ पे लॉस और प्रॉफिट दोनों होने की संभावना है, किसी भी घटना घटने से अगर नुकसान या फायदा दोनों होने की संभावना है, तो ऐसे रिस्क जो है वो बीमित योग्य नहीं है, उनका बीमा नहीं हो सकता है। सेकेंड टाइप ऑफ रिस्क, प्योर रिस्क और स्टैटिक रिस्क। प्योर रिस्क मीन्स शुद्ध जोखिम, या स्टैटिक, स्टैटिक क्या बोलते हैं? जो स्थिर हो, जो रिस्क जो है डायनेमिक ना हो, स्थिर हो, शुद्ध जोखिम या स्थिर जोखिम। आउटकम ऑफ एन अकरेंस में बी ओनली लॉस। तो जो प्योर रिस्क है या स्टैटिक रिस्क है, इसका जो परिणाम होगा, इससे क्या होगा? इससे हमेशा नुकसान ही होगा, कभी भी इससे फायदा नहीं होगा। तो जो प्योर रिस्क है या स्टैटिक रिस्क है, इसमें जो जब भी इसका अकरेंस होगा, जब भी घटना घटित होगी, देयर विल ऑलवेज बी ए लॉस। दिस जोखिम, ये जोखिम जो है बीमित योग्य है, यानी दीज रिस्क आर इंश्योरेबल, इनका इंश्योरेंस हो सकता है। आगे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों हो सकता है, और बिजनेस इसका कवरेज इंश्योरेंस कंपनी क्यों नहीं करती हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि एक तो रिस्क, जोखिम, तो जोखिम क्या है वो आपको बता दिया गया। जोखिम दो टाइप के होते हैं, बिजनेस रिस्क और प्योर रिस्क। बिजनेस रिस्क जो है वो इंश्योरेबल नहीं है, और प्योर रिस्क या स्टैटिक रिस्क, दीज रिस्क आर इंश्योरेबल। Above characteristics differentiate pure risk from business risk. ये जो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या लक्षण है जो दोनों को अलग करते हैं? लॉस या प्रॉफिट होने के चांसेस। बिजनेस रिस्क में लॉस और प्रॉफिट दोनों हो सकता है, जबकि प्योर रिस्क में प्रॉफिट होने के कोई चांस नहीं है, कोई संभावना नहीं है। जब भी कोई घटना घटेगी तो हमेशा लॉस ही होगा, हमेशा नुकसान ही होगा। नाउ वी कम एट एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? एक तो टेक्निकल रिस्क होता है। बिजनेस रिस्क में टेक्निकल रिस्क क्या हुआ कि कोई पुरानी फैक्ट्री कोई चल रही है, किसी ने नई फैक्ट्री लगाई, वहाँ पे नई टेक्नोलॉजी आ गई, उसने जो मशीनरी लगाई वो नई टेक्नोलॉजी की लगाई। नई टेक्नोलॉजी की मशीनरी को पावर कंजम्पशन कम है, उसकी जो आउटपुट कैपेसिटी है, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या रिस्क है? टेक्निकल रिस्क, कि अगर कोई फैक्ट्री लगाता है तो उसको ये हमेशा रिस्क रहेगा कि अगर किसी दूसरे पर्सन ने, किसी दूसरे आदमी ने अगर कोई सेम इंडस्ट्री लगा ली और उसकी मशीनरी जो है वो एडवांस हुई, उनकी टेक्नोलॉजी बेटर हुई, तो फिर
जो पुरानी फैक्ट्री लगी हुई है उस ओनर को लॉस हो सकता है। तो टेक्निकल रिस्क जो है बिजनेस में हमेशा बना रहता है। सेकेंड इज सोशल रिस्क। सोशल रिस्क क्या है? सामाजिक रिस्क है, जिसमें कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज होता रहता है। किसी ने कोई प्रोडक्ट बनाया, वो कंज्यूमर को नहीं पसंद आया, या कोई नया प्रोडक्ट आ गया तो कंज्यूमर ने उस प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर लिया और पुराने प्रोडक्ट को छोड़ दिया। तो ये कंज्यूमर का जो बिहेवियर है, ये सोशल रिस्क या सामाजिक जोखिम इसको बोलते हैं। थर्ड इज इकोनॉमिक। इकोनॉमिक रिस्क क्या हो सकता है? इन्फ्लेशन बढ़ गया, कंट्री में जो पैसे की जो इन्फ्लेशन है वो इन्फ्लेशन जो है बढ़ गया, या टैक्स पॉलिसी चेंज हो गई, गवर्नमेंट ने टैक्स पॉलिसी चेंज कर दिया, या कंपटीशन बढ़ गया। तो मुद्रास्फीति बोलते हैं इन्फ्लेशन को, तो मुद्रास्फीति एकदम से बढ़ गई। तो ऐसे पोजीशन में इन सब इसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक रिस्क। इससे भी बिजनेस को लॉस हो सकता है, इससे भी बिजनेस को लॉस हो सकता है। एंड द फोर्थ इज पॉलिटिकल। पॉलिटिकल रिस्क क्या है? वार हो गया, या नेशनलाइजेशन, गवर्नमेंट ने राष्ट्रीयकरण कर दिया किसी बिजनेस का। जैसे बैंक पहले प्राइवेट था, इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट थी, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट ने उनको राष्ट्रीयकरण कर दिया, उनको टेक ओवर कर लिया उन बिजनेस का। तो ये सारे रिस्क जो है ये डिफाइन किए गए हैं। टेक्निकल रिस्क होते हैं, सोशल, इकोनॉमिक। अब उसमें जैसे क्वेश्चंस आते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी ये कौन सा रिस्क है, या कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो गया कैसे, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अदर रीजंस ऑफ बिजनेस रिस्क, और कारण क्या हो सकते हैं? लेस प्रोडक्शन ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल ना उपलब्ध होने की वजह से प्रोडक्शन घट गया, ये भी बिजनेस के लिए रिस्क है। रिड्यूस प्राइस ड्यू टू कंपटीशन। कंपटीशन की वजह से जो प्राइस था प्रोडक्ट का उसको घटाना पड़ा, उसको कम करना पड़ा। थर्ड इज शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल ड्यू टू नॉट इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक क्रेडिट। बैंक से उधार न मिलने के कारण वर्किंग कैपिटल की कमी पड़ गई, जो कार्यशील पूंजी थी उसकी कमी हो गई। इसकी वजह से जो प्रोडक्शन होना चाहिए वो प्रोडक्शन नहीं हो पाया। फोर्थ इज फेलियर ऑफ डेप्टर्स टू सेटल देयर डेब्ट्स। जो उधारी थे, जो देनदार थे, जिन्होंने उधार ले रखा था, उन्होंने अपना उधार समय पे वापस नहीं किया, जिसकी वजह से जो बिजनेस था उसका रॉ मटेरियल नहीं परचेज हो पाया, प्रोडक्शन नहीं हो पाया। तो ये फेलियर ऑफ डेप्टर्स। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट सेल में बी अफेक्टेड बाय वार। दो कंट्रीज में वार छिड़ गया, जिसकी वजह से जो सामान एक्सपोर्ट होता था, जो सामान बाहर विदेशों में भेजा जाता था, उनका एक्सपोर्ट नहीं हो पाया। तो ये सारे दूसरे रीजंस हैं बिजनेसेस के। ऊपर हमने देखा टेक्निकल, सोशल, इकोनॉमिक, और ये उसके अलावा ये भी रीजंस हैं जिनकी वजह से बिजनेस में लॉस हो सकता है। Businesses are generally uninsurable because insurers do not have sufficient knowledge of the various factors which affect such losses. तो यहाँ पे अभी हुआ कि ये बिजनेस रिस्क जो है वो इंश्योरेबल नहीं है। क्यों इंश्योरेबल नहीं है? क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको हर बिजनेस का, हर इंडस्ट्रीज का संतोषजनक ज्ञान नहीं है, उनको सफिशिएंट नॉलेज नहीं है कि किस फैक्टर की वजह से लॉस होता है, किस फैक्टर की वजह से लॉस होता है। इसलिए ये जो बिजनेस रिस्क है वो इंश्योरेंस नहीं किए जाते हैं। दूसरा है स्पेकुलेटिव और बिजनेस और डायनेमिक रिस्क आर कंट्रोल बाय जनरल मैनेजमेंट। जो बिजनेस रिस्क है उसको कैसे कंट्रोल करते हैं? जनरल मैनेजमेंट से। क्या मैनेज करते हैं? मैनेज ये करते हैं कि जो वर्किंग कैपिटल है उसको बढ़ाया जाता है। अभी आगे उसको डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे है। तो इन ऑल इकोनॉमिक एंटरप्राइजेज प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर अनसर्टेनिटी बेयरिंग एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जितने भी इकोनॉमिक एंटरप्राइजेज हैं, इंडस्ट्रीज हों या दुकानें हों या इस टाइप के जो भी हैं जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें जो प्रॉफिट है वो क्या है? प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर अनसर्टेनिटी बियरिंग।
तो प्रॉफिट क्या है, रिवार्ड है, क्योंकि बिजनेस में उसने रिस्क लिया लॉस उठाने का, उसने लॉस उठाने का रिस्क लिया, तो जो प्रॉफिट उसको मिला ये उसको एक इनाम की तरीके से मिलता है, क्योंकि वहाँ पे लॉस होने के चांसेस थे। अगर इंडस्ट्री ठीक से प्रोडक्शन नहीं करती तो लॉस हो जाता, उसने उसको मैनेज किया तो प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट इज ए रिवार्ड फॉर अनसर्टेनिटी। जो रिस्क था उसको बियर करने के लिए, रिस्क उठाने के लिए प्रॉफिट जो है एक रिवार्ड है। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेसेस, यहाँ पे देखेंगे कि बिजनेस को कैसे मैनेज किया जाता है। नंबर 1, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या है? डाइवर्सिफिकेशन है कि किसी चीज को बढ़ा दिया जाए, उसको डाइवर्सिफाई कर दिया जाए। देयर आर लेस चांसेस ऑफ लॉस टू ए मैन्युफैक्चरर हु प्रोड्यूसेस एंड मार्केट्स वाइड डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इन कंपैरिजन ऑफ वन हु कंसंट्रेट्स ऑन सिंगल प्रोडक्ट। तो डाइवर्सिफाई यानी उसका फैलाव कर दिया गया। ऐसे मैन्युफैक्चरर जो कई प्रोडक्ट बनाते थे, सपोज कीजिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि कोई इंडस्ट्री है जो सिर्फ जो है कपड़ा धुलने का साबुन बनाती है, तो वहाँ पे उसके पास क्या है प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट है। अगर उस प्रोडक्ट में लॉस हुआ तो पूरी इंडस्ट्री को लॉस हो जाएगा। उसी को उसने डाइवर्सिफाई किया, उसका फैलाव किया। कैसे किया? उसने नहाने का भी साबुन बनाया, डिटर्जेंट भी बनाया, किचन में जो सोप यूज होता है वो भी उसने बनाया। इस तरीके से उसने 10 प्रोडक्ट बना दिए। तो जब 10 प्रोडक्ट बना दिए तो अब उसके जो लॉस होने के चांसेस थे सिंगल प्रोडक्ट से वो थोड़ा रिड्यूस हो गया। अगर 1-2 प्रोडक्ट में उसको लॉस होगा तो बाकी के प्रोडक्ट्स से उसका कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं कि उसने बिजनेस का फैलाव किया, जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स थे उनको बढ़ाया। सेकेंड इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। जो जियोग्राफिकल एरिया था, भौगोलिक क्षेत्र था जहाँ पे वो माल अपना सेल करता था, जो प्रोडक्ट होता था उसको सेल करता था। इफ बिजनेस इज ट्रांजैक्टेड ऑन ए वर्ल्ड वाइड स्केल, लॉसेज इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मे बैलेंस्ड बाय द प्रॉफिट इन अदर एरियाज। तो जहाँ पे पूरे दुनिया में उसका प्रोडक्ट सेल होता है, तो ऐसे में क्या होगा कि अगर एक कंट्री का में लॉस होता है तो बाकी कंट्रीज से वो लॉस रिकवर हो जाएगा और प्रॉफिट होके उसको होल इंडस्ट्री पे जो पूरे अगर देखा जाएगा तो उसको प्रॉफिट होगा। या इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर कोई इंडस्ट्री है जो एक सिंगल स्टेट में, उत्तर प्रदेश में सपोज कीजिए वो सप्लाई करती है, मार्केटिंग करती है, तो उसके कंपैरिजन में दूसरी इंडस्ट्री जो पूरे कंट्री में, उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी और पूरे जो स्टेट्स हैं सारे स्टेट्स में वो सप्लाई करती है, तो वहाँ पे जो जियोग्राफिकल एरिया है वो पहले इंडस्ट्री का कम है, क्योंकि वो खाली यूपी में करती है सप्लाई। तो यहाँ पे जो जियोग्राफिकल एरिया जिसका ज़्यादा है तो वहाँ पे लॉस होने के चांसेस कम है। तो बिजनेस को क्या किया जाता है, एरिया को डाइवर्सिफाई किया जाता है। पहले तो प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई किया गया, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ाए गए, फिर उसके बाद जो भौगोलिक एरिया है उस भौगोलिक क्षेत्र को बढ़ाया गया। एक डिस्ट्रिक्ट से बढ़ा के स्टेट में सेलिंग की गई, स्टेट से बढ़ा के कंट्री में, कंट्री से बढ़ा तो और वर्ल्ड में किया गया। तो इस तरीके से एरिया बढ़ाने से बिजनेस के रिस्क को मैनेज किया जा सकता है। नेक्स्ट इज लार्जर कैपिटल, यानी पूंजी बड़ी हो, इसको कैसे मैनेज करते हैं? रिस्क में आल्सो बी स्प्रेड ओवर लार्जर कैपिटल। अधिक पूंजी के लिए बिजनेस को फैलाया जा सकता है। कैसे? ए सेल प्रोप्राइटर मे एंटर इनटू ए पार्टनरशिप विद अदर्स सो दैट लॉसेज एंड प्रॉफिट्स आर स्प्रेड ओवर ए वाइडर फील्ड। तो जो प्रोप्राइटरशिप में कोई फर्म है जहाँ पे अकेला कोई मालिक है, उसने जब देखा कि पूंजी की कमी है तो उसने 4 और लोगों के साथ पार्टनरशिप कर लिया। तो जो बाकी 4 लोग हैं उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया। तो इन्वेस्टमेंट करने से उस इंडस्ट्री की या उस बिजनेस हाउस का जो कैपिटल था वो कैपिटल बढ़ गया। कैपिटल बढ़ने से वो प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल, इन सारी चीज़ों को
परचेज कर सकता है अधिक मात्रा में, और उसी तरीके से वो अपने जाग्राफिकल एरिया को डाइवर्सिफाई कर सकता है। तो लार्जर कैपिटल का जो है बड़ी पूंजी होना, ये भी बिजनेस को मैनेज करता है। नेक्स्ट इज रिसेशन फॉलोइंग ए पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी। रिसेशन क्या है? रिसेशन है मंदी। तो जब भी प्रॉस्पेरिटी होती है, प्रॉस्पेरिटी मतलब बहुत ही अमीर सब सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें प्रॉस्परस हैं और हर आदमी जो है इनकम कर रहा है, हर आदमी को प्रॉफिट हो रहा है, तो ये पीरियड जो है एक आने के बाद फिर रिसेशन आता है, मंदी का दौर आता है। किसी भी इकोनॉमिक उसमें, जहाँ किसी भी कंट्री में जो इकोनॉमिक पोजीशन होती है उसका एक साइकिल होता है। साइकिल में क्या होता है कि पहले प्रॉस्पेरिटी आती है, प्रॉस्पेरिटी 5 साल 7 साल जो है चलती रहती है कि सारी चीज़ ग्रो कर रही हैं, सारी चीज़ों जो भी बिजनेसेस हैं उसमें प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन उसके बाद एक साइकिल आता है रिसेशन का, उसको मंदी का दौर बोलते हैं। तो मंदी का दौर आता है, तो मंदी के दौर को कैसे यूज करते हैं कि मंदी के दौर से कैसे निपटा जाएगा। तो उसके लिए जो प्रॉस्पेरिटी पीरियड है, रिजर्व फंड्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स टू बी यूटिलाइज्ड इन रिसेशन पीरियड। तो जब प्रॉस्पेरिटी का पीरियड चल रहा है तो उस प्रॉस्पेरिटी के पीरियड में कुछ जो प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट से कुछ सेविंग की जाती है। और वो सेविंग किस लिए? क्योंकि जो रिसेशन पीरियड आएगा उसमें वो सेविंग जो है काम होगा, उसका यूटिलाइज किया जाएगा। तो इस तरीके से रिजर्व फंड बनाया जाता है रिसेशन पीरियड को झेलने के लिए, रिसेशन पीरियड को से निपटने के लिए। तो एक ये हो गया इसमें लार्जर कैपिटल, डाइवर्सिफिकेशन, ये सारे जो तरीके हैं ये बिजनेस इसको मैनेज करने के लिए है। बहुत ही ब्रीफली इसमें डिस्कस किया गया, और तो बिजनेस मैनेजमेंट के बहुत सारे तरीके होंगे। फिलहाल हम लोगों को जो है जो बुक में जितना है उसको पूरी तरीके समझना है। तो रिसेशन आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं प्योर रिस्क पे। प्योर रिस्क आर स्टैटिक रिस्क आकर विद अ डिग्री ऑफ रेगुलरिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। डिग्री ऑफ रेगुलरिटी मीन्स कि निश्चितता है कि एक समय अवधि के बाद वो घटनाएं घटनी ही घटनी है। तो ये डिफाइन किया जा रहा है कि प्योर रिस्क क्या है कि वो एक निश्चित समय, एक निश्चित अवधि के बाद वो घटनाएं घटनी ही घटनी है। अब यहाँ पे अगर ये कहा जाए कि कोई मोटरसाइकिल ओनर है और मोटरसाइकिल चला रहा है और उसका एक्सीडेंट होना ही होना है, ये बात नहीं है। लेकिन ये निश्चित है कि अगर 1 लाख मोटरसाइकिलें चल रही हैं तो उसमें से 10 मोटरसाइकिल 20 मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट होना ही होना है, निश्चित है कि वो होना ही होना। ये कैसे डिसाइड किया जाता है? ये जो हिस्टोरिकल डेटा है या प्रीवियस एक्सपीरियंस, जो पिछले 10 साल 20 साल 50 साल का जो अनुभव है, उसके आधार पर डिग्री ऑफ रेगुलरिटी, जो एक घटना घटित होने की जो एक संभावना है, उसको डिसाइड किया जाता है कि हाँ, अगर 10,000 मोटरसाइकिलें या 10 लाख कार अगर चल रही हैं तो उसमें से 10 मोटरसाइकिल या कार का एक्सीडेंट होगा, ये निश्चित है। या फैक्ट्रीज हैं तो अगर 1000 फैक्ट्रीज रन कर रही हैं तो उसमें से 2 फैक्ट्रीज में आग लगनी ही लगनी है। ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है पिछले अनुभव से। जो पिछले अनुभव का डाटा है उस डाटा से निकल के आता है, हर रिस्क का डाटा है कि जो उसकी संभावना है एक समय अवधि की कि यहाँ घटना घटने की, वो सारी चीज़ें उससे पता चलती हैं। प्योर रिस्क आर प्रिडिक्टेबल बेस्ड ऑन पास्ट लॉस एक्सपीरियंस एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल लॉज एंड टेक्निक। वही जो हमने बताया कि प्योर रिस्क जो प्रिडिक्ट किया जा सकता है, कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है? वो पिछले अनुभव के आधार पे। हम ये नहीं कह सकते हैं कि मिस्टर राम या मिस्टर श्याम की गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया या उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन ये निश्चित है कि जो 10,000 गाड़ियां चल रही हैं उनमें से 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट होगा। किसका होगा ये निश्चित नहीं है, लेकिन ये प्रिडिक्टेबल है कि 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट होना संभव है, होना निश्चित है।
टाइप ऑफ प्योर रिस्क, जैसे बिजनेस रिस्क हम लोग समझे थे, वैसे टाइप ऑफ प्योर रिस्क। प्योर रिस्क के क्या क्या उसके प्रकार हैं। नंबर 1 केमिकल रिस्क। केमिकल रिस्क क्या है? आग लग गई या एक्सप्लोजन हो गया, कोई केमिकल रिएक्शन करता है तभी एक्सप्लोजन होता है, तो केमिकल रिस्क के क्या एग्जांपल्स हैं? फायर, एक्सप्लोजन। नेचुरल रिस्क, नेचुरल रिस्क क्या क्या हो सकते हैं? साइक्लोन है, फ्लड है, अर्थक्वेक है, तो ये सारे जो हैं ये नेचुरल काजेज हैं जिनको हम एक्ट ऑफ गॉड बोलते हैं। फ्लड आ गया, अर्थक्वेक हो गया, तो ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है, ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक है। सोशल रिस्क, सोशल रिस्क हम लोगों ने बिजनेस रिस्क में भी देखा था, इसमें भी है। सोशल रिस्क क्या है? राइट, स्ट्राइक, थेफ्ट, फ्रॉड, नेग्लिजेंस। तो राइट कैसे होता है? सामाजिक रिस्क है कि दो गुटों में झगड़ा हो गया, या कोई एक गुट ने जो है बस जो जलाने काम शुरू, तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं पसंद आई या कोई भी रीज़न हुआ, तो राइट ये क्या है? सामाजिक रिस्क है। स्ट्राइक, फैक्ट्री में स्ट्राइक होना, ये सामाजिक रिस्क है। स्ट्राइक क्यों हुआ? सैलरी बढ़ाने के लिए स्ट्राइक हुआ, या कुछ सुविधा नहीं थी फैक्ट्री में उसकी वजह से स्ट्राइक हुआ, तो स्ट्राइक कौन करेंगे? स्ट्राइक जो वहाँ के वर्कर है वो करेंगे। तो ये सारे जो है वो सोशल रिस्क में। थेफ्ट, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, लोगों के पास काम नहीं है, तो क्या करेंगे? वो चोरी करेंगे। फ्रॉड, वही चीज़ फ्रॉड के लिए भी अप्लाई करता है। नेग्लिजेंस, लापरवाही, कि किसी लापरवाही के कोई लोग हैं, सभी लोग उतने केयरफुल नहीं होते हैं, कुछ लोग केयरलेस होते हैं, उनकी लापरवाही से एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये सारे जो है रिस्क जो है सोशल रिस्क हैं। टेक्निकल रिस्क क्या हो सकता है? मशीनरी ब्रेकडाउन, कोई मशीनरी चल रही है लेकिन वो ख़राब हो गई, तो वो टेक्निकल रिस्क है, मशीनरी ब्रेकडाउन। पर्सनल रिस्क, पर्सनल रिस्क में डेथ है, डिसेबलमेंट है, सिकनेस है, ये पर्सनल रिस्क है। तो ये सारे जो है इंजरी हो गई किसी घटना, तो ये पर्सनल रिस्क है। तो ये 5 जो है प्योर रिस्क के रीजन्स है, टाइप है। अब आता है मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क।